ने लिखना है हवाला मतन। हवाला मतन लिखिए, राब्ता की अलामत लगाइए, इसके बाद आप लिखिए मुसन्निफ का नाम। सिर्फ मुसन्निफ लिखने से भी मतलब पूरा हो जाता है, मुसन्निफ का नाम लिख लीजिए। मैं मिसाल के तौर पे नाम लिख रहा हूँ, कोई भी जो है वो हो सकता है। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए मुसन्निफ का नाम है मौलाना शिबली नुमानी, ठीक है जी। इसी तरह वो पैराग्राफ किसी और का भी हो सकता है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। मुसन्निफ का नाम मौलाना शिबली नुमानी है और सबक का उन्वान देख लीजिए। सबक का उन्वान जिस तरह आपकी किताब का पहला चैप्टर है मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कुछ बच्चे जो है वो माखज़ लिखते हैं। अगर आपको माखज़ पता है आप ज़रूर लिखिए, नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है। इसके बाद एक अहम बात है, वो है सियाको सबाक। सियाको सबाक में क्योंकि आपने मुफस्सिल बयान करना है, थोड़ा तफसील से आपने बात करनी है, सो इसलिए आप यहाँ पर तफसीलिया की अलामत लगाएंगे। इसको कहते हैं तफसीलिया की अलामत। तफसीलिया की अलामत तब लगाई जाती है जब आपने किसी मौजू पर मुफस्सिल बयान करना हो, जब आपने तफसील से बयान करना हो, ज़्यादा आपने लिखना हो। तो ठीक है जी, सियाको सबाक ये तफसीलिया की अलामत इसलिए लगाते हैं जब आपने तफसील में बयान करना है किसी बात को। अब सियाको सबाक लिखने के भी दो तरीके होते हैं जी, वो भी आपके गोश गुजार में कर दूं, वो भी सुन लीजिए, आपकी आसानी के लिए हैं। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि सियाको सबाक में एक चीज़ तो आपने लाजमन लिखनी है, यानी सियाको सबाक में आपने ये बताना होता है कि ये जो पैराग्राफ है ये सबक के किस हिस्से से लिया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये पैराग्राफ सबक के आगाज़ से लिया गया है, वस्त से लिया गया है, इंतहाई हिस्से से लिया गया है, यानी जहाँ पे कहानी इख्तिताम पजीर हो रही है, सबक इख्तिताम पजीर हो रहा है, वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। लेकिन बाज़ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सियाको सबाक जो है वो लिखना कैसे है। देखिए ये तो इसकी शर्त है, ये तो आपने बताना ही है कि ये कहाँ से लिया गया है। आपके अगर जहन में नहीं है तो आप थोड़ा सा दबाव अपने जहन पर ज़रूर डालिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबक के किस हिस्से से ये पैराग्राफ लिया गया है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप वस्त लिख लीजिए, आगाज़ जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वो आप ज़रूर लिखिएगा। लेकिन सियाको सबाक में और भी बात करना होती है। देखिए सियाको सबाक दो तरह से होते हैं। एक तो इस तरह के असबाक होते हैं जिनमें कहानी का उनसर पाया जाता है, जिनमें दिलचस्पी के उन्वानात होते हैं, यानी एक कहानी होती है तसलसल के साथ चल रही होती है, जिसकी कड़ियाँ आपस में मरबूत होती हैं, मिली होती हैं। तो क्या होता है जब आप पैराग्राफ देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है। लेकिन बाज़ दफ़ा मतलब ऐसे असबाक से ये इक़्तिबासात आ जाते हैं कि जिनमें कहानी का उनसर नहीं पाया जाता, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए ये जज करना कि कहाँ से लिया गया है। सो आप ये याद रखिए, सियाको सबाक में फिर आप ये बताएंगे कि ये पैराग्राफ सबक के आगाज़ से लिया गया है। अच्छा, इस सबक में मुसन्निफ ने, अच्छा इसके बाद आपने, ये तो मैं वैसे लगा रहा हूँ, इसके बाद आपने लिखते रहना है। यानी देखिए सियाको सबाक में ये बताना होता है कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो हम पैराग्राफ जिसकी तशरीह कर रहे हैं, इसके आगे और पीछे मुसन्निफ ने क्या बयान किया है। लेकिन जब आपको वो पता ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस सबक का खुलासा बिल्कुल इख्तिसार के साथ, यानी मरकजी ख्याल जिसे कह लीजिए, आपने 4 से 5 लाइनों में, मैक्सिमम 8 सतूर में आपने सियाको सबाक बयान कर देना है, सिर्फ 8 सत्रों में। एक नंबर उसका था, 3 नंबर जो है वो आपके सियाको सबाक के हो गए, ठीक है जी। इसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो है तशरीह। तशरीह लिखिए, तशरीह को भी चूँकि तफसील से बयान करना है, तफसीलिया की अलामत लगाइए। अब तशरीह ज़ाहिर है मैं यहाँ पे लिख के आपको नहीं बताऊँगा, जो भी पैराग्राफ होगा उसमें तशरीह के लवाज़मात क्या होते हैं, किस तरह आपने उसको बयान करना है। फ़र्ज़ कीजिए किसी तारीख़ी वाक़े का जिक्र आ गया है तो आप उस वाक़े को हल्का सा, उसका मरकज़ी ख्याल ज़रूर वहाँ पर बयान करेंगे, हल्का सा टच ज़रूर देंगे। इसी तरह आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, यानी जो इक़्तिबास आपको दिया गया है तशरीह के लिए, उसमें जितने
जितने भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उनको आपने आसान मुतरादिफात के साथ तब्दील कर देना है। जब आप आसान मुतरादिफात के साथ तब्दील करेंगे फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है वहाँ पर। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मुतरादिफात के साथ तब्दील कर दें और आपको नंबर मिल जाएं, ऐसा नहीं है। तो बच्चे सवाल करते हैं कि सर तशरीह कितने सफ़ों की होनी चाहिए, कितनी सतरों की होनी चाहिए। तो उनके लिए मेरा जवाब सिर्फ ये है कि देखिए बेटा, मसला ये है कि तमाम बच्चों का राइटिंग स्टाइल एक जैसा नहीं होता। मसलन कोई सीन जो है वो इतना बड़ा डालता है, किसी का सीन छोटा होता है। अब ये इस बच्चे में और इस बच्चे में बहुत फ़र्क है। अब ये इतने से फ़ॉन्ट वाला बच्चा जिसका राइटिंग स्टाइल ये वाला है, वो जाहिर है उसकी एक सत्र में ज़्यादा अल्फाज आएंगे, लेकिन जो इस तरह का लिखेगा उसकी सत्र में कम अल्फाज आएंगे। सो आपने ये याद रखना है कि तशरीह में आपने अहाता करना है। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसको आपने ऐसा अंदाज में बयान करना है ताकि जब मुम्तहिन आपका पेपर चेक करे तो उसे पता चले कि बच्चे ने काम किया हुआ है। जी बच्चों, आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने कोशिश किया कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह तशरीह पैराग्राफ में आप 15 नंबर हासिल कर सकते हैं। एक और अहम चीज़ मैं आपको बता दूं जो इसको खूबसूरत बनाती है। बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कोटेशंस लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यह है कि आप रेफरेंस के साथ जो है वो उसको कोट कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि तशरीह में आप किसी जुमरा पर बात कर रहे हैं और आपके पास कोई कोटेशन है। बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि अशार, देखिए बाज़ सियाक़ो सबाक़ इस तरह के होते हैं जिनमें अशार लिखे जा सकते हैं, बाज़ इस तरह के होते हैं जिनमें नहीं लिखे जा सकते। यानी ऐसे सियाक़ो सबाक़ जैसे फ़र्ज़ कीजिए कायली से आ गया, मुल्क की तरक्की की बात है, वहाँ पर आप शेर दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक़ है, वहाँ पर आप शेर बयान कर सकते हैं। या जदोजहद से मुतल्लिक़ है तो वहाँ पर आप शेर बयान कर सकते हैं। अब उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाए, उसमें भी आप शेर लिख सकते हैं। यानी लिख सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे शेर जो है वो बेहतर अंदाज में आ सकता है। वैसे अवॉइड कर लीजिएगा अगर आपको ये लगे कि यहाँ पे मुनासिब है या नहीं है, जिसमें आपको डाउट हो तो वो शेर आप कतई मत लिखिएगा। तो तशरीह में ये चीज़ें आपने जो है वो ख्याल रखना है कि किस तरह आप इसमें अच्छे नंबर ले सकेंगे इंशाल्लाह। और एक अहम चीज़ जो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देखिए जब आप सतर लिखते हुए लाइन से बाहर चले जाते हैं ना, जो आपने हाशिया लगाया होता है, तो हाशिए से बाहर आपने नहीं जाना, हाशिए के अंदर अंदर आपने रहना है। ये जब आप बाहर आएंगे तो बड़ा मायूब लगता है। सो इन चीज़ों से आपने बचना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। और खुदारा चैनल आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ये आपकी आसानी के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बरतरी के लिए है। आज के लेक्चर के बाद मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।